एंड जेएसपी एक्शंस। तो वो चीज़ देख लेते हैं आज। जेएसपी हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे जावा सर्वर पेज, ठीक है। अब क्या होता है, हमने पढ़ा था, जब स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जेएसपी जो है जेएसपी कंटेनर के पास रिक्वेस्ट भेजती है और जेएसपी कंटेनर वो रिक्वेस्ट फर्दर प्रोसेस करता है। तो जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे हम कह सकते हैं जैसे हमारी कोई C++ फाइल है, मतलब लैंग्वेज है, उसमें क्या हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स बेसिकली क्या करती है, हमारे सारा मतलब जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमें कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, तो वो फंक्शन जिस लाइब्रेरी फाइल में डिफाइंड है हमें वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी वो उस फाइल के अंदर मतलब फंक्शंस हैं, प्रोग्राम मतलब आपके जो भी चीज़ हमने डिफाइन करी है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जेएसपी डायरेक्टिव्स बेसिकली आपके एक तरीके से हेडर फाइल्स की तरह ही काम करते हैं। जेएसपी डायरेक्टिव्स बेसिकली बताते हैं कि जेएसपी पेज में हमें क्या-क्या जो भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दे आर डिफाइंड इन व्हिच क्लास। तो बेसिकली 3 तरह के जेएसपी डायरेक्टिव होते हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव। जितने भी ये डायरेक्टिव्स होते हैं, ये परसेंटाइल और एट द रेट साइन से हम स्टार्ट करते हैं और परसेंटाइल साइन से ही क्लोज होते हैं। जो पेज डायरेक्टिव होते हैं, बेसिकली पेज डायरेक्टिव सारे जेएसपी पेजेस में इंक्लूड होता है और ये बेसिकली आपको ये डिफाइन करता है, ये आपको ये बताता है मशीन को कि भाई जो आपने पेज डिफाइन किया दैट इज़ अ जेएसपी पेज एंड इट हैज़ टू बिहेव लाइक अ जेएसपी। जो भी उसका आउटकम होगा वो आपको जेएसपी की तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जेएसपी डायरेक्टिव्स जेएसपी इंजन को इंस्ट्रक्शंस देता है कि पूरे पेज के ऊपर, सोर्स फाइल के ऊपर क्या-क्या आपको एप्लीकेशंस लगानी है, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट करनी है, किस तरह से उसे आपको एग्जीक्यूट करना है। जेएसपी फाइल्स पेज डायरेक्टिव जो आपका पेज डायरेक्टिव होता है, बेसिकली आपका ये भी डिफाइन करता है कि आपका कौन-कौन से पैकेजेस हैं, कौन-कौन से सोर्स फाइल हैं, जो-जो कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी जेएसपी पेज को सक्सेसफुली रन करवाने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जेएसपी पेज, अगर आप मतलब फाइल्स तो प्री डिफाइंड होती हैं, तो हम नहीं चेक कर सकते, लेकिन जेएसपी जो पेज डायरेक्टिव होता है एक तरीके से आपका ये डिफाइन करता है कि ये जावा लैंग्वेज है, कौन-सी क्लास इसमें डिफाइंड है, आपका बफर कितने साइज़ का है, ऑटो फ्लश का मतलब ये होता है कि आपका जब मेमोरी फुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसे फ्री करने के लिए अनवांटेड जो भी आपके चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसे मेमोरी से रिमूव कर देता है सो दैट कि मेमोरी आपकी फ्री रहे दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरे प्रोग्राम से लिंक्ड है, जिसकी डिपेंडेंसी दूसरे प्रोग्राम के ऊपर है। तो आपने अगर सोर्स प्रोग्राम डिलीट कर दिया या कोई एक ऐसा प्रोग्राम डिलीट कर दिया जिसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे है, तो दूसरे वाला भी ऑटोमेटिकली आपका करप्ट हो जाएगा, वो भी रन नहीं करेगा। तो ये आपका चेक करना, ठीक है। एरर आपका अगर आएगा तो क्या डिस्प्ले होगा, तो ये सारे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पेज डायरेक्टिव के अंदर डिफाइंड रहती हैं। कहता है कि आपको कोई दूसरी फाइल अपनी जेएसपी फाइल में इंक्लूड करनी है, लिंक करनी है, तो उसके लिए आप इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव बेसिकली आपके जो भी लाइब्रेरी टैग्स आप यूज़ करते हो, वो टैग्स कौन-सी फाइल में डिफाइंड है, वो वैलिड टैग्स हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आपके टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव में डिफाइंड होती हैं। एज़ वेल एज़ ये आपको अलाउ भी करता है, अगर आप खुद के भी टैग्स डिफाइन करना चाहें, तो आप खुद के भी टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इस पे नोट्स बना लेना, ये 3-3 4-4 लाइन के, ये चीज़ें पूछी जाएँगी तो आपको ये लिख के आनी है। उसके बाद आता है जेएसपी एक्शंस। जेएसपी एक्शंस आर बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक टैग होते हैं, जो कि आपके जेएसपी के रन टाइम बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप ये लिख के आएँगे और उसके अलावा
मतलब आपको यही लिखना है कि दे आर स्पेसिफिक टैग्स दैट अफेक्ट द रन टाइम बिहेवियर्स ऑफ द जेएसपी एंड जो रिस्पॉन्सेज जाते हैं क्लाइंट के पास, वो ये बिहेव करते हैं ऑब्जेक्ट के तरीके से, क्योंकि जेएसपी मीन्स जावा हम यूज़ कर रहे हैं, तो जावा जहाँ भी आएगा तो हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टैंडर्ड एक्शंस जो होते हैं जेएसपी परम, जेएसपी इंक्लूड, जेएसपी फॉरवर्ड, जेएसपी प्लगइन, जेएसपी यूजबिन, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, जेएसपी गेट प्रॉपर्टी। जेएसपी परम बेसिकली आपका होता है टैग, कोई भी एट्रीब्यूट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यू आपको इम्प्लीमेंट करनी है, उसके लिए आपका यूज होता है जेएसपी परम। जेएसपी इंक्लूड allows a static or dynamic resource to be included in the JSP at request time, मतलब जब भी आपको कोई चीज इंक्लूड करनी है जेएसपी फाइल के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं जेएसपी इंक्लूड टैग। जेएसपी फॉरवर्ड टैग बेसिकली क्या होता है, एक जेएसपी फाइल से दूसरी जेएसपी फाइल के अंदर आपको कोई रिक्वेस्ट अगर ट्रांसफर करनी है, मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेएसपी फॉरवर्ड टैग। जेएसपी प्लगइन बेसिकली ये किसी एपलेट या बीन को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। प्लगइन मीन्स क्या होता है कि कोई भी एक्शंस हैं जो आपको मतलब अपनी फाइल में यूज करने हैं और बाय डिफॉल्ट आपको उसे इंक्लूड करना है। प्लगइन्स मीन्स जो इंटरफेसेस किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के काम में आते हैं, तो उनके लिए हम इंक्लूड करवाने के लिए उन्हें जेएसपी फाइल में हम यूज करते हैं जेएसपी प्लगइन। उसके बाद आता है जेएसपी सेट प्रॉपर्टी, जो बीन्स वगैरह आप यूज करते हैं उसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के काम में आता है। गेट प्रॉपर्टी कोई भी एक्शन प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करने के काम में आता है। गेट प्रॉपर्टी और सेट प्रॉपर्टी दो चीज होते हैं। गेट प्रॉपर्टी कोई भी एक्शन परफॉर्म करना और सेट प्रॉपर्टी कोई भी एक्शन को डिफाइन करना, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना। जावा बीन्स बेसिकली क्या होता है, जावा बीन्स आपके ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके बार बार अगेन एंड अगेन डायनेमिकली यूज हो सकते हैं, दे आर नोन एज जावा बीन्स। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर मैंने बताया था, ठीक है, और भी कई तरह के इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस जो आपकी बार बार यूज हो सकती हैं। कोई भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर से, सर्वर सर्वलेट के थ्रू हमारे डेटाबेस के पास लेके जाता है और डेटाबेस से हमें रिस्पॉन्स आता है। मीनवाइल बीच में अगर हमारी कोई बीन है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो हम हमारी एज अ बीन यूज हो रही है, वो सर्वलेट से जो डेटा आता है वो बीन के पास जाता है और बीन उसे जेएसपी पेज के थ्रू क्लाइंट ब्राउजर के पास भेजता है। सर्वर के पास हमने एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के पास गई, सर्वर ने डेटाबेस में चेक किया, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आया, जो भी रिस्पॉन्स आएगा सर्वर के पास, सर्वर उसे भेजेगा रिजल्ट बीन, जो मतलब बीन एप्लीकेशन है उसके पास भेजेगा, और वो बीन एप्लीकेशन हमें जेएसपी पेज के थ्रू हमें क्लाइंट के ब्राउजर पे मतलब हमें वापस डिस्प्ले होगी। सर गुड मॉर्निंग। सर इस बीन का स्पेशलाइजेशन क्या है? ये स्पेशली क्या करता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखो बीन्स मैं आपको बताऊं कि क्या करता है, ऐसी चीजें जो आपकी एप्लीकेशन बार बार रीयूज मतलब रीयूजेबिलिटी फैसिलिटी जो आपको देती हैं, वो कराई जाती हैं आपकी बेसिकली बीन्स। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो डायनेमिक तो बिहेव करती हैं कि आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करी तो एज पर द यूज़र वो डायनेमिकली बिहेव करेंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, डेटा इनपुट दे सकते हैं या जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है कर सकते हैं। बट लेकिन उनका क्या होगा कि आपने वन टाइम उन्हें यूज़ करा, उसके बाद वो डिस्पोज हो जाएंगी, आप उन्हें दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। जावा बीन सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ अलग नहीं है,
ये सिर्फ आपको एक ये फैसिलिटी देता है कि क्योंकि हम वेब प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वेबसाइट ऑपरेट करी या वेबसाइट मतलब यूज़ कर रहे हैं हम, तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन वो डायनामिकली तो बिहेव करे कि हर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डेटा दे सके, उसे यूज़ कर सके, लेकिन वो वन टाइम यूज़ के बाद डिस्पोज़ ना हो। वो एप्लीकेशन आपकी अगेन एंड अगेन रीयूज़ हो सके। दैट आर जावा बीन्स। सिंपल ये है, इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। सर ये सर्वर में जावा बीन के लिए अलग से स्टोरेज होते हैं? बफर स्पेस होता है। बफर स्पेस होता है। ओके सर, तो थैंक यू। हम जो कहते हैं कि मेमोरी हम देख मेमोरी अगर जब हम बात करते हैं, मेमोरी एक बहुत छोटा शब्द है। हमने तो सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अपने सिस्टम की भी, हमने कहा कि हमारे सिस्टम की इतनी मेमोरी है। तो हम या हमारे मोबाइल की इतनी मेमोरी है। हमने तो एक मेमोरी वर्ड कह के सब चीज़ें उसमें कन्फाइंड कर दी। लेकिन मेमोरी सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैंने एक को जैसे आपका रूम है, मैंने एक रूम अलॉट कर दिया कि आप जाके बस सब चीज़ें उसमें स्टोर कर दी, वहाँ से एक्सेस कर ली, ऐसा नहीं होता। उसका भी अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है मेमोरी का। मेमोरी भी अपने आप में कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, कई तरह की मेमोरी होती हैं, डिफरेंट यूसेज के हिसाब से जो डिफाइन करी जाती हैं। वो मेमोरी देखिए कंप्यूटर के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन हो, सर्वर के ऊपर जा रहा है रिक्वेस्ट, सारा खेल मेमोरी का ही होता है और रिस्पॉन्स भेजने का और रिस्पॉन्स लाने सॉरी रिक्वेस्ट भेजने का और रिस्पॉन्स लाने का। जो मेमोरी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है मेमोरी यूटिलाइजेशन, कि हम मेमोरी को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपने हीप और स्टैक मेमोरी का पढ़ा हो डीप में थोड़ा सा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ना, तो आपके काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे स्टैक और हीप। तो हमारा क्या होता है आज के डेट में, पहले क्या होता था मेमोरी हमारी स्टैटिक होती थी, ठीक है? हम क्या करते थे मेमोरी स्टैटिक जब हम कहते हैं, तो मेमोरी स्टैटिक और डायनामिक का मतलब ये नहीं होता कि मेरे मोबाइल में अगर साइज़ 4 जीबी की स्पेस इंक्लूड है, तो वो ऑटोमैटिकली 5 जीबी की हो जाएगी। अब मेरा अगर डेटा इंक्रीज़ हो गया या मेरा डेटा रिड्यूस हो गया, वो 3 जीबी की हो जाएगी, ऐसा नहीं था। ये मतलब नहीं होता। डायनामिक का मतलब ये होता है कि मेमोरी अपने आप यूटिलाइज़ करेगी अपनी स्पेस को। वो अपने आप चेक करेगी कि कौन से ऐसे मेमोरी स्लॉट्स हैं जो हमारे अब यूज़ में नहीं हैं, और जो यूज़ में नहीं हैं उन्हें ऑटोमैटिकली फ्री करेगी, फ्लश करेगी, सो दैट कि वो आपके रीयूज़ हो सकें दूसरे प्रोग्राम के थ्रू। जब हम कहते हैं कि मेमोरी स्पेस फ्री करेगा, जिसे हम अगर कंप्यूटर के टर्म्स में बात करें, हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन हमारा ऑटोमेटेड प्रोसेस भी हो सकता है और मैनुअल प्रोसेस भी हो सकता है। बट मैनुअली उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये चीज़ एनालाइज़ करना कितनी स्पेस फ्री हो गई, कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ हो सकती है, कैसे रीयूज़ हो सकती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मेमोरी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कांसेप्ट पे वर्क करती हैं। अब हम कहते हैं जावा बीन्स है, जेएसपी है या कोई भी दूसरी एप्लीकेशन है, तो ये बेसिकली ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमने डिफ़ाइन करे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उनकी हमने कुछ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दी कि ये चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया जावा बीन्स, मैंने कुछ ऐसी एप्लीकेशन बना दी जो मैं बार-बार रीयूज़ कर सकता हूँ। उसे मैंने एक नया नाम दे दिया जावा बीन्स, ठीक है? जेएसपी जावा सर्वर पेज मैंने क्या किया कि जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी तो भई कोई एक इंटरफ़ेस मुझे चाहिएगा जो उस चीज़ को अ मतलब चेक कर सके और उसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके सर्वर के ऊपर। तो उसे मैंने नाम दे दिया जावा सर्वर पेज। है कुछ नहीं, है सिंपल आपका वेब पेज ही जो हम क्लाइंट साइड पे डेवलप करते हैं। बट क्योंकि हमने उसे हैंडल करने के लिए बनाया है सर्वर, तो उसे हमने कह दिया जावा सर्वर पेज। तो इस तरीके से हमारा ये हमने नाम डिफाइन करे क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। जो मेमोरी होती है, मेमोरी डिफाइंड होती है हर चीज़ के लिए, मेमोरी यूटिलाइज़ होती है। उस मेमोरी की यूटिलाइज़ेशन के बेसिस पे ही आपका डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, पैकेट्स में डिवाइड होता है और तब वो प्रोसेस होता है आपके किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर। जो हम कहते हैं क्लाइंट से सर्वर के पास या सर्वर से आपके पास है, तो ये भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक नेटवर्क है। जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एक नेटवर्क के ऊपर होता है और नेटवर्क के थ्रू ही हमारे पास ट्रैवल होके आता है। हम जब कहते हैं नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल होता है, तो नेटवर्क ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है।
ये बेसिकली हमारा क्या होता है, दीज आर द लीज लाइन्स। दीज आर द लीज लाइन्स जो हम यूज करते हैं अपने डेटा को फ्लो करवाने के लिए। तो रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट आती है और वो रिजल्ट हमारे ब्राउजर पे हमें डिस्प्ले होता है। सर मे आई? सर जैसे मेरा सवाल एक्चुअली और भी स्पेसिफाइज करें तो ये था, जैसे सर हम लोग एक वेब कंटेनर, जैसे हम लोग टॉम कैट डाउनलोड कर लेते हैं हमारा एज ए लोकल सर्वर चेक करने के लिए, उसमें सर वो बेसिकली क्या है, वो एक वेब कंटेनर ही है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, जो भी हमारा सर्वलेट डिफाइन हम लोग करते हैं उसके साथ मैपिंग करना पड़ता है जाके वेब आईएनएफ में जाके। तो सर मेरे जस्ट यही है, अगर हम लोग बीन्स पे कुछ करते हैं उसके लिए कोई स्पेशलाइज जगह होता है जो स्पेशली हमें बीन्स के लिए अलग से उसको मैपिंग करना होता है, नहीं, सो दैट वो बीन्स के रिपीटेडली यूज हो पाए? वो नहीं, बीन्स के लिए आपको अलग से कोई मैपिंग नहीं करना पड़ता। ओके सर। बीन्स एक प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है। ओके, प्री डिफाइंड है। ओके ये सर। लाइब्रेरी फाइल्स हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा, तो जी, हम उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम उसमें हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करते हैं। तो वो हेडर फाइल्स क्या है? प्री दोज आर डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फाइल्स, या आप कह सकते हो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, इंटरफेसेस हो गए, वो डिफाइंड है, जो आपको बार-बार डिफाइन नहीं करने पड़ते, और वो आपको जहाँ भी यूज़ करने हैं, आप सिर्फ़ उसे इंक्लूड करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके जो भी फीचर्स हैं, वो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाते हैं। वेदर आप अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे हो, एक कर रहे हो, कितने भी यूज़ कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। तो उसके लिए हमें बार-बार, अब मान लीजिए मेरी एक फ़ाइल है, लाइब्रेरी फाइल्स है, मैंने एक कहीं डिफाइन कर दी फंक्शनल फ़ाइल, ल ठीक है? जिसे हम जार फाइल भी कहते हैं, अगर आपने मैनिफेस्ट फाइल्स अगर आपने देखा हो, तो मैंने कहीं यस सर। डिफाइन कर दी, ठीक है? उसमें मैंने कुछ अपने फंक्शंस डिफाइन कर दिए। अब मैं जितने भी प्रोग्राम में उस फाइल फंक्शंस को यूज़ करना चाहूँगा, तो उसके लिए ये नहीं है कि मुझे बार-बार मैपिंग करनी पड़ेगी। मुझे सिंपल क्या करना है, उस फाइल को लिंक करना है अपने उस करंट प्रोग्राम के ऊपर, जहाँ भी मैं उसे यूज़ करना चाहता हूँ, उसके फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। गॉट इट सर। जो वो फ़ाइल मेरी कहीं डिफाइंड है बैकएंड पे, मतलब कहीं आप कह सकते हो मेरी जार फ़ाइल के अंदर, मैनिफेस्ट फ़ाइल के अंदर जो भी मेरा एक्स जिसे हम बेसिकली कहते हैं एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल डिफाइंड है। तो जब हम उसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईएक्सई अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कुछ मेमोरी को यूटिलाइज़ करता है। गॉट इट सर। इसका ठीक है? मतलब है इसके लिए मुझे हम लोगों को अलग से सर्वलेट क्रिएट करने की जरूरत हाँ, नहीं है, नहीं, दैट अलग से सर्वलेट इज नहीं। ऑलरेडी डिफाइंड। अगर आप मान लीजिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अलग से सर्वलेट डिफाइन करना है, तो उसका फिर एडवांटेज क्या रहा मेरा? जी जी, गॉट इट अगर सर। मुझे मान लीजिए एक वेब पेज, मतलब एक वेबसाइट के ऊपर मेरे 10 वेब पेज हैं, एंड 10 वेब पेज के ऊपर मुझे 10 इस तरह के कोई अपनी फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, जिसके लिए मुझे 10 अलग-अलग सर्वलेट डिफाइन करने हैं, उनकी मेमोरी से लिंकेज करनी है, मेमोरी को मैनेज मुझे खुद करना है, एग्ज़ीक्यूट करवाने में मुझे इश्यूज़ होंगे, मेमोरी लिंकिंग का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं अगर मेरा मेमोरी फुल हो गया, तो मेरा ऑटो फ्लश नहीं हुआ मेमोरी, या मेमोरी मेरा स्पेस यूटिलाइज़ नहीं हुआ, मतलब वैकेंट स्पेस नहीं है, तो वो मेरा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकता। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो मैनुअली मेंटेन करना एक यूज़र के लिए बहुत टिपिकल है। तो इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए हम हमारे क्या करते हैं, हम चीज़ों को जार फाइल्स, मैनिफेस्ट फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में डिफाइन कर देते हैं। वो ऑटोमैटिकली वन टाइम जब आप उसे अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जो भी उन्हें मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी मेमोरी ले लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा हो, आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल में आपका लिखा हुआ है कि मेमोरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल रैम विल बी ऑफ 8 जीबी, लेकिन अगर आप उसके उसमें अबाउट मोबाइल में जाके और फीचर्स सब चेक करोगे, तो मेमोरी स्पेस आपको पूरी 8 जीबी नहीं मिलती, उससे कम मिलती है। यस सर। थोड़ी बहुत ऑटोमैटिकली यूटिलाइज़्ड रहती है।
भले ही आपने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करी है, कोई चीज़ उसमें डेटा नहीं अभी तक डाला है, कुछ नहीं किया है, तो वो मेमोरी कहाँ गई? वो मेमोरी बेसिकली ऐसे एप्लीकेशंस जो आपकी बार-बार रीयूज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी बार-बार यूज़ होगी, वन टाइम यूज़ नहीं है। तो इन एप्लीकेशंस जब आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल होती है तो ऑटोमैटिकली दे एक्वायर सम मेमोरी स्पेस। सो दैट कि आपको बार-बार उन्हें यूज़ करने के लिए मेमोरी डिफाइन ना करनी पड़े। आपका जो मेमोरी उनके लिए फिक्स है, जो मैंडेटरी है, वो उन्होंने फिक्स कर दिया कि भई मेरी तो इतनी स्पेस फिक्स है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। कल को आप दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे, अगर उसे सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलती और आप सोचो कि मैं अपने इस प्रोग्राम की स्पेस में से रिड्यूस कर दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से हमारे बार-बार मेमोरी डिफाइन नहीं करनी पड़ती। एक बार हम जब करते हैं एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, दे ऑटोमैटिकली एक्वायर देयर मेमोरी स्पेस। मेमोरी का कंसेप्ट अगर आप पढ़ना चाहो ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत डीप में है। कई मतलब अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। आपके तो कोर्स में कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली है ज्यादातर सारा, बस आपको रामायण लिख के आनी है। लेकिन अगर आप वैसे इंटरेस्ट हो किसी का, अगर पढ़ना चाहो तो देखना, तो बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप हीप और स्टैक मेमोरी लेके बैठोगे तो अपने आप में वो कम से कम आपको समझने के लिए अपने आप में पूरी बुक है। उसे समझने के लिए आपको कम से कम 4 या 5 दिन का समय चाहिएगा। जावा पढ़ी है आप लोगों ने? कोशिश किए सर। हाँ, तो जावा में हीप और स्टैक मेमोरी का यूटिलाइज बहुत होता है। लेकिन वो क्या है, अभी आपके इतने डेप्थ में नहीं है। हमने सिर्फ पढ़ लिया कि हाँ भाई वेरिएबल्स हैं, वो स्टैटिक वेरिएबल्स आपके हीप में चले गए, डायनेमिक आपके इसमें चले गए। तो लेकिन अगर आप गार्बेज कलेक्शन पढ़ोगी, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होता कैसे है? जब भी हम कहते हैं ना मेमोरी स्पेस फ्री हो रही है, फ्री का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ डिलीट हो गई। वो चीज़ वहाँ उस एरिया में रहती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका रेफ़रेंस जो होता है हमारा, वो डिलीट होता है। जब किसी चीज़ का रेफ़रेंस नहीं रहेगा तो मीन्स वो चीज़ आपकी आइसोलेटेड है। उसे कोई यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। सिर्फ़ हम वो मेमोरी स्पेस यूज़ करते हैं, गार्बेज कलेक्शन सिर्फ़ वो मेमोरी स्पेस को फ्री करता है। बाकी किसी मेमोरी स्पेस को गार्बेज कभी भी फ्री नहीं कर सकता। सिर्फ हमारे रेफरेंसेस होते हैं जो डिलीट होते हैं अगर किसी मेमोरी स्पेस को मुझे फ्री करना है। आपने अगर सी में वो पढ़ा हो, क्या कहते हैं उसे, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स, तो वो पूरा खेल मेमोरी रेफरेंस पे ही होता है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो वो भी पूरा खेल मेमोरी पे ही है। ये तो चीज़ें आपकी तो कोर्स में आउटडेटेड हैं, जो अब यूज़ नहीं होती प्रैक्टिकली। देखो, कहीं भी आपको पेपर में कहीं भी अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करने को आए किसी भी चीज़ का, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता, अब मैं पेपर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जो आपको पेपर में लिख के आना है। सिंपल, पूरी वेब प्रोग्रामिंग में कुछ मत करना। क्लाइंट बना देना। एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, बीच में इंटरमीडिएट आपका सर्वर है, मतलब सर्वलेट है, जो सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं आपके डेटा को ले, मतलब रिक्वेस्ट को लेके जा रहे हैं। सर्वर ने डेटाबेस से कंसल्ट किया, डेटाबेस ने रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हुआ तो आपके पास रिस्पॉन्स भेजेगा, नहीं है तो आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा और वो सर्वलेट आपके पास क्लाइंट ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स भेज देगा। सिंपल, ये 4-5 बॉक्स बना के ये एक स्ट्रक्चर है जो आप हर प्रोग्राम में जहाँ भी स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करने को आए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उठा के ये बना के आ जाना और सिंपल यही लाइनें डिफाइन करी आना कि ऐसे रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आई, सर्वलेट लेके गया, उससे अगर उसके रिक्वेस्ट वैलिड है, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स अवेलेबल है तो वो रिस्पॉन्स लेके आएगा, नहीं है तो वो रिस्पॉन्स की जगह एरर मैसेज लेके आएगा। ठीक है, जो डेटा आएगा वो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में आएगा, नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करेगा। ठीक है, पैकेट्स आएंगे, वो सीक्वेंस में आके अरेंज होंगे क्लाइंट के पास ब्राउजर पे और वो चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये 8-10 लाइनें हैं जो इन्हें में ही आप पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो और यही करके आना अगर कहीं भी भूल जाओ। दूसरी चीज़,
पेपर के अंदर कुछ भी पूछा जाए, छोटा-सा प्रोग्राम लिख देना, 2 लाइन का, 3 लाइन का डिफाइन कर देना। ऐसा नहीं पूरी रामायण लेके बैठ जाओ, 2-3 लाइन का डिफाइन कर देना सो दैट, या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी लिखा, स्टार्टिंग टैग लिखा, एंडिंग टैग लिखा, बीच के 2-3 लिखे, उसमें डॉट डॉट लगा देना कि दिस आर द इंटरमीडिएट टैग। जो हमारा पूछा गया है मेन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा गया टेबल टैग, तो बीच में टेबल लिख के उसका जो भी टीआर-टीडी है मेन वो एक लाइन डिफाइन करके इसमें ब्रैकेट में लिख देना, दिस इज़ हाउ टीआर टैग या टीडी टैग और टेबल इम्प्लीमेंट्स इन इन द वेब पेज, बस। ठीक है, ये चीजें जरूर लिख के आना। थ्योरेटिकल ज्यादा है तो जहां भी लगे पॉइंट्स में लिख के आना और अपने पॉइंट्स बना लो, रट लो कि भाई मुझे ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। ठीक है, कहीं भी भूल जाओ तो वेब प्रोग्रामिंग में आपको सिंपल सा कंसेप्ट पता है, छोड़ के कुछ मत आना, ब्लैंक छोड़ के कुछ मत आना, सिंपल ये डिफाइन करना। ये सब चीज़ें आपकी एचटीएमएल बेस्ड है, सब चीज़ें आपकी टैग बेस्ड है, टैग्स होंगे अपने। ठीक है, और डेटा उसमें डिफाइन करेंगे, वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा, रिस्पॉन्स लेके आएगा। ठीक है, सब चीज़ें आपको यही डिफाइन करके आनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, और वाइवा में भी आपका यही चीज़ें पूछी जाएंगी, तो यही सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ दूसरी डिफाइन नहीं करनी। जब भी हमारे पास हमारी जो कोई भी रिक्वेस्ट होगी सर्वलेट के पास जाएगी, सर्वर उसे डेटाबेस से चेक करेगा। अब डेटाबेस से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा या हमारी जो रिक्वेस्ट गई, इसके लिए नेसेसरी है कि हमारा जो सर्वर है उस डेटाबेस से लिंक हो, मतलब वो आपस में कनेक्टेड हो। तो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या फिर वो जो डेटा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, उसके लिए जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं उसे हम कहते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आपके कोर्स में सिर्फ थ्योरेटिकल में ये है जेडीबीसी क्या होता है, इसके ड्राइवर्स कितने तरह के हैं और जेडीबीसी का स्ट्रक्चर, यही चीज आपको पूछी जाती है। तो जेडीबीसी यही होता है, आपको यही चीजें डिफाइन करके आनी है। आपकी बुक में पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो 4-6 पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें लर्न कर लेना, रट लेना, बिल्कुल यही लिख के आने हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है, कोई रिक्वेस्ट गई आपकी सर्वर के पास गई, सर्वर ने चेक किया वैलिड रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के बाद उसने डेटाबेस में चेक करेगा। अब वो जब डेटाबेस में चेक करेगा तो उसके बीच में कोई एक इंटरफेस होता है जो कि उस रिक्वेस्ट को लेके जाएगा और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स को लेके आएगा। जो वो इंटरफेस होता है वो होता है हमारा जेडीबीसी एपीआई। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एक कॉमन वर्ड होता है जो आप कई जगह पढ़ोगे। एपीआई बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो अगर हमें कोई भी टास्क इम्प्लीमेंट करना है तो हमें नेसेसरी होता है कि उनके बीच में कोई एक इंटरफेस हो जो आपका इंटरमीडिएटली वर्क करे और आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को सर्व करे। तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जेडीबीसी आपकी एपीआई रिक्वेस्ट लेके जाएगा डेटाबेस के पास, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स चेक होगा, वो रिस्पॉन्स एपीआई लेके आके सर्वर के पास देगा, सर्वर उस चीज़ को वैलिडेट करेगा वेदर द रिस्पॉन्स इज एक्यूरेट, प्रॉपर और नॉट। अगर इशू नहीं है, इट इज़ अ वैलिड, इट सीम्स टू बी वैलिड, वो रिस्पॉन्स को लेके आएगा और आपके ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले करेगा। इन केस अगर जो रिस्पॉन्स आ रहा है इफ इट इज नॉट फाउंड टू बी अप्रोप्रिएट, तो देन वो चीज़ आपकी वहाँ पे ही रिजेक्ट हो जाएगी और वो आपस में ही दोबारा से टास्क एग्जीक्यूट होगा और आपका जब तक वैलिड रिस्पॉन्स नहीं आएगा या फिर कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, आपकी ब्राउज़र के ऊपर कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। जब हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, फॉर एग्जांपल मैंने आपने एक रिक्वेस्ट डाली, आपने एक एनरोलमेंट नंबर डाला, एनरोलमेंट नंबर आपने डाला, रिजल्ट चेक करने के लिए सबमिट बटन में क्लिक किया, डेटा ट्रैवल हुआ थ्रू एक्सएमएल, एनरोलमेंट नंबर गया आपका, क्लिक बटन पे ऑन सबमिट रिक्वेस्ट ट्रैवल हुई, सब कुछ हुई। अब वो डेटाबेस के पास आ गई, सर्वर के पास आ गई। अब सर्वर उस चीज़ को कैसे एनालाइज करेगा कि ये चीज़ क्या है और मुझे कैसे एग्जीक्यूट करनी है। उस एग्जीक्यूशन के लिए भी वहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जो हमने जेएसपी और ये सब पढ़ा है वो यही होता है। वहाँ पे वो चीज़ें, वो पेज
चेक करता है कि हाँ भाई ये नंबर है, ये कौन से टैग में दिया हुआ है नंबर, एनरोलमेंट टैग में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो वो समझता है कि हाँ दिस इज द एनरोलमेंट नंबर। वो वहाँ से उस डेटा को पिक करता है, उसे उस शेप में आपका सेव करता है या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करता है उस फॉर्मेट में जो आपका सर्वर अंडरस्टैंड कर सकता है। सर्वर अंडरस्टैंड करने के लिए जब भी हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, इट इज़ मैंडेटरी कि जिस फॉर्म में आपका डेटाबेस के ऊपर डेटा सेव है, सर्वर के पास भी डेटा उसी फॉर्म में आए, तभी वो चीज़ आगे भेजेगा और वो आपका डेटाबेस से मैच होने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने अगर एसक्यूएल क्वेरीज पढ़ी हो तो एसक्यूएल क्वेरीज में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि अगर आपने एक कोई कॉमा नहीं लगाया, कहीं आपने नेम अपर केस की जगह लोअर केस कर दिया, लोअर केस की जगह अपर केस कर दिया, तो डेटा कभी मैच नहीं होता, आपको एरर आता है। तो इट इज़ मैंडेटरी कि जब भी सर्वर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजे डेटाबेस के पास, तो वो उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजे जिस फॉर्मेट में वो डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर्ड है, तभी आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो जो एक्सएमएल से डेटा ट्रैवल हुआ क्लाइंट से, तो सर्वर उस डेटा को डेटाबेस को मतलब आइडेंटिफाई करवाने के लिए मैंडेटरी होता है कि वहाँ पे भी हम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स डिफाइन करें, वेब पेजेस डिफाइन करें जो उस एक्सएमएल के डेटा को वापस कन्वर्ट कर सके उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो सर्वर अंडरस्टैंड करे और उसे डेटाबेस के पास भेज सके। तो उसी के लिए जो हम आपके सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग करते हैं, वेब प्रोग्रामिंग करते हैं, जो पेजेस डिफाइन करते हैं, दैट आर नोन एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है, क्लाइंट तो है, हमने जो डेटा हमें कैसे भेजना है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ डिफाइन होती है। सर्वर उस डेटा को कैसे समझेगा, डेटाबेस से कैसे आपका वो लिंक करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके लिए जो वहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाई जाती है। बस इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा बेसिकली जब इसी को डेटाबेस पार्सिंग कहते हैं? है, इसी को ही डेटा पार्सिंग पार्सिंग बेसिकली क्या होता है, पार्सिंग अलग चीज़ होती है। ओके सर। पार्सिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पार्सिंग मैं कैसे समझाऊँ? आप मान लीजिए आप कहीं गए हैं, फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी चेक से पास ऑन हो रहे हैं, तो आप मेटल डिटेक्टर्स पे खड़े हैं, आपका देखा होगा जैसे मेट्रो में आप एंट्री करते हैं, तो वो गार्ड क्या करता है, उसके पास एक वो हाथ में मशीन होती है, वो आपका ऊपर से नीचे तक आपको स्कैन करता है। तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज़ पार्सिंग। तो उसमें क्या करता है स्कैनिंग में, वो चेक करता है कि आपके पास कोई अनवांटेड मटेरियल तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें आप कैरी तो नहीं कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है। अगर अलाउड नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। डिटेक्टर आपका मतलब डिटेक्ट कर लेता है और आपको वो चीज़ अलाउ नहीं करी जाती। तो इसी तरीके से आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम बनाया, आपने बना के एग्जीक्यूट करवा दिया। अब एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का काम क्या होता है, उसको कन्वर्ट करना। सबसे पहले कंपाइलर ने कन्वर्ट किया उस लैंग्वेज में, उस फॉर्म में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब जब वो डेटा ब्राउज़र के पास ट्रैवल होगा, उसके पहले कंपाइलर में ही एक होता है पार्सर। पार्सर क्या करता है, डेटा कभी भी ऑटोमैटिकली आपका ये नहीं कि कन्वर्ट होके सीधा चला गया आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास। पहले वैलिडेट होगी वेदर द रिक्वेस्ट इज़ वैलिड और नॉट। वहाँ पे भी वैलिडेशंस होते हैं, कई तरह के वैलिडेशंस होते हैं, ठीक है? तो अब उसमें जो पार्सर होता है, एक तरीके से वो पार्सर उस डेटा को पार्स करता है, मतलब स्कैन करता है वेदर द डेटा इज़ वैलिड, स्ट्रक्चर्ड इज़ वैलिड, जो हम चीज़ें भेज रहे हैं एप्रोप्रिएट हैं, कोई आपका सिक्योरिटी लूपहोल तो नहीं है, आईएसओ सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं और उसके बाद ही वो डेटा आपका आगे स्कैन होके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंडस्ट्री का अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हो या आपने देखा हो कि आपका जो इंटरनल ईमेल्स होते हैं कंपनी के अंदर, उसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डेटा अपलोड किया, आपने फाइल अपलोड करी और ऑटोमेटिकली चली गई। हमेशा जब भी आप फाइल अपलोड करते हो, कोई भी डेटा भेजते हो, वो इंटरनली स्कैन होता है और अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो आपके पास तुरंत आईएसओ जो भी सिक्योरिटी टीम आपके पास होती है कंपनी के अंदर, उनकी तरफ से आ जाता है कि यू हैव ब्रीच्ड दिस सिक्योरिटी, जिसे हम डीएलपी कहते हैं, डेटा लीक प्रिवेंशन। तो वो चीज़ होती है स्कैन, पार्सिंग जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर टर्म्स में। तो बेसिकली जेडीबीसी के अंदर हमारे 4 तरह के ड्राइवर होते हैं। जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर, जेडीबीसी नेट प्योर जावा ड्राइवर एंड नेटिव प्रोटोकॉल प्योर जावा ड्राइवर। ये चारों ड्राइवर पढ़ लेना,
इन चारों ड्राइवर के छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्ड हैं, थ्योरेटिकल हैं चारों, आप वो देख लेना स्ट्रक्चर्ड मतलब कहीं बना लेना, इन्हीं प्रैक्टिस कर लेना कि मुझे कैसे लिख के आना है एक बार बना के, ठीक है? जेडीबीसी ओडी ड्राइवर्स बेसिकली आपका जेडीबीसी, ओडीबीसी, ओडीबीसी होता है ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या करता है, जैसे आपने कोई भी एसक्यूएल की कमांड रन करवाई, उस एसक्यूएल कमांड को ट्रांसफर करने के काम में आता है डेटाबेस के अंदर, मतलब एसक्यूएल जितनी भी कॉल्स होती हैं उनमें डेटाबेस के पास ट्रांसफर करने के काम में आता है, ठीक है? जो जेडीबीसी होता है, ओडीबीसी ड्राइवर होता है, सबसे पहले से कोई एप्लीकेशन है, आपका ड्राइवर है, ड्राइवर मीन्स ये इंटरमीडिएट है, ये ऐसे नहीं कि आपको कहीं दिखेंगे, दीज आर द इंटरमीडिएट एपीआई से आप कह सकते हो, इंटरफेसेस होते हैं जो बैकएंड पे आपका बीच में ऑपरेट करते हैं। तो वो आपका जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है, उन लाइब्रेरी फाइल्स में चेक करता है कि वेदर जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है दैट आर वैलिड रिक्वेस्ट और नॉट, जो आपने स्ट्रक्चर यूज करा दैट आर वैलिड स्ट्रक्चर और नॉट। अगर वो चीज़ें पास ऑन हो जाती हैं तो वो आपकी लाइब्रेरी फाइल से डेटाबेस के पास जाती हैं और डेटाबेस से आपका जो रिस्पॉन्स आता है अगेन वो वैलिडेट होता है वेदर दैट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, अगर मतलब अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर में है या नहीं। डेटा वैलिडेट नहीं होता, डेटा का मतलब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आ रहा है एंड द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वैलिडेट होता है कि वेदर दैट स्ट्रक्चर इज प्रॉपर वैलिड और नॉट। अगर यस तो रिस्पॉन्स आपके पास आएगा, अगर नहीं तो आपके पास एरर मैसेज आएगा। उसके बाद होता है आपका नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई जहाँ पे वर्ड आया, एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बेसिकली ये क्या होता है कि आपकी जो भी कॉल्स होती हैं, जेडीबीसी ओडीबीसी ने तो आपने जैसे एसक्यूएल कमांड रन करवाई, रिक्वेस्ट चेक करी, एसक्यूएल कमांड को लेके गया डेटाबेस के पास, डेटाबेस से उस कमांड के अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स था वो लिया। अब एसक्यूएल वाला काम ओडीबीसी ने कर दिया। एपीआई वाला काम क्या करता है कि आपकी जो कमांड्स रन हो रही है, अब आपने तो कमांड जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया कि आपने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, टेबल का नाम लिख दिया। अब वो फ्रॉम क्या है, स्टार क्या है, या स्टार या फॉर्म जो फ्रॉम आपने लिखा है वेदर दैट आर वैलिड कीवर्ड्स और नॉट, ये सब चीजें जो चेक होती हैं, ये चेक होती हैं आपका नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई ड्राइवर ये चेक करता है कि जो भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं डिफाइंड हैं, उनके अंदर जो भी आपने डिफाइन किया है अपनी कॉल्स के अंदर, ठीक है, तो जो लाइब्रेरी फाइल्स के अकॉर्डिंग डेटा वैलिड कीवर्ड्स वैलिड है या नहीं है, अगर वैलिड है तभी वो एग्जीक्यूट होते हैं, अगर वैलिड नहीं है तो वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आपका है नेट प्योर ड्राइवर, जिसे हम टाइप 3 भी ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। अब आपका लाइब्रेरी वाली चेक हो गई, नेटिव एपीआई ने लाइब्रेरी फाइल्स से चेक कर लिया। ओडीबीसी ने आपकी क्या करा, जो एसक्यूएल कमांड्स हैं उसको लेके चला गया डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस के पास जो ओडीबीसी ड्राइवर एसक्यूएल कमांड्स को लेके जाएगा, अब उन कमांड्स को भी कैरी करने के लिए उनके बीच में कोई इंटरफेस होगा जो उन कमांड्स को लेके जाएगा और रिस्पॉन्स लेके आएगा। तो वो जो इंटरफेस होता है वो होता है आपका नेट प्योर जावा ड्राइवर, या जिसे हम टाइप 3 ड्राइवर भी कहते हैं। वो बेसिकली आपका क्या करता है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, और जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, अब एसक्यूएल कमांड्स उस डेटाबेस से ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप हिट कर रहे हैं, आपकी तरह कई सारे सिस्टम्स हिट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो जो उनकी कमांड्स हैं उनको ये इंडिविजुअल ड्राइवर होता है, मिडिल टायर की तरह वर्क करता है, और वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बेसिकली आपकी सिस्टम की एसक्यूएल कमांड जो आपने एग्जीक्यूट करवाई है आपसे, और आपका जो सर्वर होता है उसके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है डेटा को, कमांड के अगेंस्ट डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है आपका नेटिव प्रोटोकॉल प्योर जावा ड्राइवर। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट के काम में आता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करता है, उसे मेंटेन रखता है, दैट इज द नेटिव प्रोटोकॉल जावा ड्राइवर।
हम बहुत सी बार क्या होता है, हम कहते हैं कि जैसे हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया, हम या कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम कहते हैं बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार-बार कनेक्ट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वो चीज़ें जो मेंटेन होती हैं कि आपकी ये फ्लक्चुएशंस ना हो, आपकी कंटिन्यूटी कनेक्टिविटी रहे, ये सब चीज़ें आपकी मैनेज होती हैं नेटिव प्रोटोकॉल जावा ड्राइवर। तो बेसिकली क्या हुआ, 4 ड्राइवर हुए। पहला जेडीबीसी ओडीबीसी, दूसरा नेटिव एपीआई, तीसरा नेटप्योर ड्राइवर, चौथा नेटिव प्रोटोकॉल जावा ड्राइवर। जैसे फॉर एग्जांपल नेटिव प्रोटोकॉल जावा ड्राइवर ने तो आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रखी कि आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी कंटिन्यूअस है या नहीं है, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी। नेटप्योर जावा ड्राइवर ने बेसिकली क्या किया, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी है दूसरे सिस्टम्स की जो भी रिक्वेस्ट आई हैं, उन्हें डेटाबेस से एस्टेब्लिश कर दिया कनेक्शन कि आपकी रिक्वेस्ट ट्रैवल हो सकेंगी और आपका डेटा टू एंड फ्रो आ जा सकेगा। नेटिव एपीआई ने चेक किया कि जो आप कमांड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप लाइब्रेरी फाइल्स आपने यूज़ करी हैं, कमांड्स यूज़ करी हैं, वेदर दे आर वैलिड कमांड्स एज़ पर द लाइब्रेरी फाइल्स और नॉट। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी कमांड लिख के दे दी और उसके अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स मिल गया। जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर बेसिकली आपका कुछ नहीं करता। जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर बेसिकली आपका कॉल्स को ट्रांसफर करने के काम में आता है, मतलब डेटा को टू एंड फ्रो करने के काम में आता है। जेडीबीसी ओडीबीसी डेटा लेके जाएगा, डेटा मंगवाएगा, एपीआई चेक करेगा वैलिड कमांड्स हैं या नहीं है। नेटप्योर ड्राइवर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम आएगा कि आपका कैसे डेटा ट्रैवल हो रहा है या नहीं हो रहा। और नेटिव प्रोटोकॉल प्योर जावा ड्राइवर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी को मेंटेन रखेगा। तो दीज आर द बेसिकली 4 ड्राइवर्स विच आर यूज्ड इन द जेडीबीसी कनेक्टिविटी। जेडीबीसी कनेक्टिविटी का अगर हम एप्लीकेशन स्ट्रक्चर पढ़ें, कोई भी एप्लीकेशन है जेडीबीसी ड्राइवर के पास गई, मतलब चारों ड्राइवर इंप्लीमेंट वर्क करेंगे इंटरफेसेस आपका बैकएंड पे। वो आपका सारी चीज़ें चेक हुई, कमांड्स वगैरह चेक हुई, ओडीबीसी ड्राइवर भी है उसी में ही, उसमें आपका एपीआई ड्राइवर भी है, एसक्यूएल वगैरह ड्राइवर भी है। उसके बाद वो चीज़ें चेक हुई, डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट गई, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने के बाद अगेन इन ड्राइवर से पास ऑन हुआ, इन ड्राइवर्स ने चेक किया वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपरली है या नहीं है, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है डेटा ट्रैवल होने के लिए, ठीक है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपका जो वो रिक्वेस्ट था वो आपके पास आ गया एप्लीकेशन के पास। एप्लीकेशन इन द सेंस कि जावा एप्लीकेशन, मतलब बैकएंड से हमारे पास जो हम कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, उसके पास आ गया। वो अब डेटा कन्वर्ट हुआ एक्सएमएल फाइल के पास। एक्सएमएल फाइल ने वो डेटा लिया, टैग्स वगैरह के अगेंस्ट में उस डेटा का अगेंस्ट रिस्पॉन्स लिया, उस रिस्पॉन्स को लेके आया आपके ब्राउजर के पास। ब्राउजर ने उस डेटा को पढ़ा, आपका जो क्लाइंट साइड पे आपने वेब पेज डिफाइन किया, उस वेब पेज ने वो टैग्स मैच करे, उन मैचिंग टैग्स के अगेंस्ट में वो वैल्यू पिक करी। अब वो वैल्यू पिक करने के बाद अब आपको डिस्प्ले करनी है आपके यूआई पार्ट में, दैट इज द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ने अब चेक किया कि जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है उसके अगेंस्ट में उसने चेक किए टैग्स, और वो वैल्यूज पिक करके आपके डिस्प्ले कर दी आपकी स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई तो आपका जो भी रिजल्ट था वो आपका एज अ आउटकम डिस्प्ले होने लगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनरोलमेंट नंबर डाला, रिजल्ट बटन पे क्लिक किया, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये इतना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है कि हमें ये ऐसा लगता है कि हमारा कितना फास्ट काम हो रहा है। लेकिन बैक एंड कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जो चेक होती हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। जब भी डिले होता है किसी भी रिस्पॉन्स को मिलने में, तो मीन्स कहीं ना कहीं बैक एंड में जितनी भी ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कहीं ना कहीं कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। हम जो प्रेफरेंस देते हैं आज के टाइम में, ज़्यादा मेमोरी स्पेस, ज़्यादा फास्ट स्पीड स्पीड लीज लाइंस, ज़्यादा बैंडविड्थ का हम जो क्या कहते हैं स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं, वो उसका कारण यही है कि जितना ज़्यादा बैंडविड्थ होगी, जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी स्पेस होगी, उतना ज़्यादा डेटा एक बार में आपका ट्रैवल कर सकेगा। जितना ज़्यादा डेटा एक बार में आपके एक पैकेट के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो उतनी ही आपकी डेटा की जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी प्रिफर लार्जर बैंडविड्थ, फास्टर नेटवर्क। जितना ज़्यादा फास्ट नेटवर्क होगा उतने ज़्यादा डेटा आपका टू एंड फ्रो ट्रैवल होगा।
अच्छा, आज के टाइम में जो भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, डेटाबेस मतलब यूज़ करते हैं, टैबुलर फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास कई फॉर्मेट थे, हम डेटा को यूज़ करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ रहते थे, डेटा को फैच करने में, प्रॉपर डेटा एक्सेस करने में, तो इसलिए अब हम ज़्यादातर टैबुलर डेटा फॉर्म यूज़ करते हैं। टैबुलर मीन्स रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जो भी डेटा स्टोर होता है, वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में ही स्टोर होता है। उसमें यही सब है जो है, इसके अलावा तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा। तो एक बार देख लेना, गो थ्रू करो, पढ़ना शुरू करो। पेपर कब से है? 13 दिसंबर से, ठीक है, अभी तो टाइम है, पढ़ना शुरू करो। ठीक है, कुछ इशू होगा तो लिखना शुरू करो, जो डाउट्स हैं वो डाउट्स फिर अपने क्लियर करना सारे। ठीक है, XML स्कीमा वगैरह जरूर देख लेना, डॉम वगैरह, HTML क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है जरूर देख लेना, जावास्क्रिप्ट में आपके ऑपरेटर्स वगैरह कैसे यूज़ होते हैं, लूप्स वगैरह, एरर्स वगैरह, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लेना। एक दो एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के, थ्योरेटिकल, आपका क्लाइंट ब्राउज़र सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, आपका वेब प्रोग्रामिंग क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, HTML के टैग्स, आपका CSS के टैग्स, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लेना। खोल के किताब पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है।